नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम कैलेंडर से संबंधित कुछ छोटे छोटे जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कई पिछली जो एग्जामों में पूछे गए थे, उनकी चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों के साथ साथ उनसे संबंधी और भी जो छोटी छोटी बातें उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला ही प्रश्न मैंने आपके सामने लिख रखा है दोस्तों, शक संवत और विक्रम संवत कैलेंडर के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है। हमने पिछली क्लास के अंदर शक संवत कैलेंडर, विक्रम संवत कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर और हिजरी सन कैलेंडर, 4 प्रकार के कैलेंडरों का परिचय किया था। दोस्तों, थोड़ा सा आपको मैं याद दिला देता हूं कि सबसे पहले जो हमने यहां पर अपने कैलेंडर पढ़े थे, उसमें कैलेंडर पढ़ा था पहले नंबर पे विक्रम संवत कैलेंडर। विक्रम संवत और कैलेंडर, विक्रम संवत कैलेंडर की मैं बात करूं तो मैंने ये कहा था कि इसका जो प्रारंभ होता है वो 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। 57 ईसा पूर्व से इसका प्रारंभ होता है। इसके बाद में साथियों मैंने आपको बताया था कि एक कैलेंडर आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर इसको हम कह सकते हैं, जिसके बारे में कहा था कि ये अंग्रेजी कैलेंडर है और इसका प्रारंभ हुआ है ईसा के समय से। ईसा के समय से ये प्रारंभ हुआ है, यानी ईसवी सन यहीं से स्टार्ट हुआ है। दोस्तों, एक तीसरा जो हमारा कैलेंडर था उसका नाम था शक संवत कैलेंडर। शक संवत कैलेंडर, शक संवत कैलेंडर, और इसका जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 78 ईस्वी सन से प्रारंभ हुआ था। चौथे नंबर का जो कैलेंडर मैंने बताया आपको, इसका नाम था हिजरी सन कैलेंडर। हिजरी सन कैलेंडर, हिजरी सन कैलेंडर। और इस हिजरी सन कैलेंडर के बारे में कहूं कि इसका प्रारंभ मैंने बताया आपको 16 जुलाई और 622 ईस्वी से इसका प्रारंभ माना जाता है। अब साथियों, सबसे पहले बात आती है हमारे सामने कि विक्रम संवत कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, शक संवत कैलेंडर और हिजरी सन कैलेंडर के ये हमने समय ज्ञात कर लिए। अब प्रश्न पूछा गया है कि शक संवत और विक्रम संवत कैलेंडर के बीच में कितने वर्षों का अंतर होता है। देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको हम अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं, ईसा के समय से स्टार्ट हुआ था और इसमें हम ये कहेंगे कि ईसवी सन यहीं से स्टार्ट हुई थी, यानी आपका समय ईसवी सन का 0 से यहां पर इसमें स्टार्ट हुआ है। इससे 57 साल पहले विक्रम संवत कैलेंडर बन चुका था। इसके 78 वर्ष बाद में आपका शक संवत कैलेंडर बना था। तो साथियों, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए और इसमें ध्यान से देखकर पता करें कि ये यहां से यहां तक, ये यहां पर इन दोनों के बीच में 57 वर्ष का अंतर हो गया। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 78 वर्ष का अंतर हो गया। और अगर टोटल अगर हम इस अंतर को यहां से यहां तक लेते हैं तो ये होता है 135 वर्ष का। यानी हम कह सकते हैं कि आपका ये जो शक संवत कैलेंडर और विक्रम संवत कैलेंडर है, दोनों के बीच में कितने वर्षों का अंतर हो गया? 135 वर्षों का अंतर हो गया। यानी हमारा ऑप्शन आंसर हो गया डी नंबर का राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगला यहां पर इसने पूछा है, निम्न में से साधारण वर्ष का उदाहरण है। साधारण वर्ष, अब देखिए साथियों, वर्ष 2 टाइप की होती है। एक होता है लीप वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष। इनसे पहले एक होता है सौर वर्ष। अब आपको बता देते हैं कि वर्ष की संख्या में, हालांकि पहचान के तौर पर किसी दिन और भी चर्चा करेंगे, वर्ष की संख्या में 4 का भाग अगर पूर्णतः जाता है तो वो सभी संख्याएं क्या होती है? लीप वर्ष होती है। और वर्ष की संख्या में 4 का भाग अगर पूरा पूरा नहीं जाता, कोई न कोई अंक शेषफल जरूर बचता है, तो वो साधारण वर्ष होती है। साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है और लीप वर्ष में फरवरी का महीना जो होता है वो 29 दिन का होता है। दोस्तों, साधारण वर्ष 365 का होता है, लीप वर्ष 366 दिन का होता है। तो यहां पर हमसे कहता है कि साधारण वर्ष का उदाहरण है, साधारण वर्ष का उदाहरण है। अब आपको साधारण वर्ष का उदाहरण है, इसका मतलब अगर इसमें 4 का भाग देते हैं तो 4 का भाग जाता है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? लीप वर्ष हो गया। अगर पीछे की 2 संख्या में ही भाग दे लीजिए, 4 का भाग देते हैं तो भाग जाता है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। क्या 34 में 4 का भाग देंगे तो भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब ये दोस्तों क्या हो गया? साधारण वर्ष हो गया। और अगर 20 में 4 का भाग देते हैं तो इसमें भाग जाता है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान करने के लिए वर्ष की संख्या में किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। तो साथियों, इसमें अपना आंसर हो गया सी ऑप्शन, साधारण वर्ष का उदाहरण क्या हो गया? 2034। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसकी चर्चा करते हैं हम।
देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, निम्न में से लीप वर्ष है, लीप वर्ष की चर्चा कर रहे हैं कि लीप वर्ष कौन सा है। अभी अभी मैंने बताया है साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान करने के लिए वर्ष की संख्या में हम 4 का भाग देते हैं। देखिए यहां पर अगर मान लीजिए पीछे की दो संख्या देखें तो वैसे तो इसमें डबल जीरो हो जाए, पीछे की दो संख्या डबल जीरो हो जाए तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान करने के लिए आप 4 का नहीं 400 का भाग देंगे। तो 1900 में 400 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका साधारण वर्ष हो गया। और पीछे अगर दो अंक संख्या यहां पर कोई भी अंक हो अगर उसमें डबल जीरो नहीं हो तो आप 4 का भाग दे लीजिए, भाग नहीं गया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया साधारण वर्ष हो गया। आगे अगर 24 की बात करें तो 4 का भाग पूर्णतः जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा लीप वर्ष हो जाएगा। 18 में अगर 4 का भाग देते हैं तो नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी क्या हो गया साधारण वर्ष हो गया। तो साथियों अपना आंसर क्या हो गया सी ऑप्शन। तो क्योंकि 2024 में यहां पर 24 पीछे की दो संख्या होती है उसी को वर्ष मान लिया करो, लेकिन पीछे की दो संख्या अगर डबल जीरो हो जाए तो आपको 4 की जगह 400 का भाग देकर साधारण वर्ष और लीप वर्ष का पता करना है। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है इसकी हम चर्चा करें। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा साधारण वर्ष नहीं है। उसने कहा साधारण वर्ष क्या है नहीं होना चाहिए। अभी तो मैंने बताया है कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान करने के लिए आपको भाग किसका देना है 4 का या 400 का। अब पीछे की दो संख्या डबल जीरो हो गई तो हमने भाग किसका दिया 400 का, 400 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया साधारण वर्ष। अच्छा अगली संख्या है इसमें 400 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी क्या हो गया साधारण वर्ष। अगली संख्या में फिर 400 का भाग देंगे इसमें भी नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी क्या हो गया साधारण वर्ष। अगली संख्या में 400 का भाग देंगे तो क्या भाग जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया लीप वर्ष। तो सवाल कहता है हमारा कि साधारण वर्ष नहीं है, तो ये तीनों के तीनों साधारण वर्ष हैं और 2000 जो यहां पर है वो क्या हो गया आपका लीप वर्ष है। तो आपका आंसर हो गया साधारण वर्ष नहीं है यानी 2000, क्योंकि ये लीप वर्ष हो गया। अगली चर्चा करते हैं छोटे से प्रश्न की, लीप वर्षों में अधिकतम कितने वर्षों का अंतर होता है। दोस्तों आपको कहीं आपने पढ़ रखा होगा, कई मेरे साथी जो हैं बिल्कुल रट रखा है कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में 4 वर्ष का अंतर होता है, ये उनको बता दिया गया। हर 4 साल में लीप वर्ष आती है, माना कि हर 4 वर्ष में लीप वर्ष आती है, लेकिन हर 4 वर्ष में लीप वर्ष आती है, लेकिन कभी कभी लीप वर्ष जो है आपकी वो 4 वर्ष में नहीं आती। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, जैसे यहां पर आपके सामने में कोई वर्ष डालू और जब माना कि मैंने लिख दिया वर्ष ये 1896, 1896 मैंने वर्ष लिख दिया। अब ये 1896 क्या है लीप वर्ष है। अब आप कहते हो कि हर 4 साल में लीप वर्ष आता है, तो मैं कहूं कि इसमें 4 प्लस करते हैं, 4 प्लस कर दिया हमने, 4 प्लस करते ही अगली जो संख्या आएगी आपकी वो वर्ष की ये हो जाएगी 1900, और 1900 में आपको 400 का भाग देना पड़ेगा, तो ये क्या हो गई साधारण वर्ष हो गई। अब आप तो कहते हो कि हर 4 वर्ष में लीप वर्ष होना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं हुआ, तो अगली बार फिर क्या मैं 4 और जोड़ दूं, तो अगली बार अगर मैं देखूं तो लीप वर्ष आपका आएगा 1904 में, ये लीप वर्ष यहां पर इस जगह आया है। तो क्या मैं कहूं कि कभी कभी लीप वर्षों के अंदर कितना अंतर होता है, 8 वर्ष का भी अंतर हो जाता है। आपने याद कर रखा है कि हर 4 साल में, माना कि 4 साल में होता है लीप वर्ष, लेकिन अगर इतना सिंपल प्रश्न पूछ रहा है तो ये तो है ही नहीं कि आपसे वो इस प्रकार से पूछेगा, हो सकता है उसमें कोई लॉजिक छिपा हुआ हो। जैसे इसने कहा कि अधिकतम, अच्छा अधिकतम कितने वर्षों का अंतर होता है, भाई कम से कम तो हर 4 साल में होता है। अधिकतम की बात करें तो आंसर आपका क्या आएगा 8 वर्ष, यानी आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। कम से कम की बात करेंगे तो हर 4 साल में आएगा, लेकिन अधिकतम पूछे तो कितना आएगा 8 वर्षों में आएगा, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए ये पिछली आपकी जो एनटीपीसी अभी एग्जाम में लगी थी रेलवे की, उन पिछली एग्जामों का सवाल है। देखिए वही सवाल है, उसका पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या कहता है, 2 क्रमागत लीप वर्षों के बीच x वर्ष का अधिकतम अंतर होता है। अभी तो मैंने बताया है, वही प्रश्न है। 2 क्रमागत लीप वर्ष दे दी उसने। अब आप जानते हो 2 क्रमागत लीप वर्षों में वैसे 4 साल का अंतर होता है, लेकिन अभी मैंने बताया कभी कभी कितना होता है 8 वर्षों का। इसको कैसे ध्यान रखना है, कम से कम 4 वर्ष का और अधिकतम 8 वर्ष का अंतर होता है। साथियों यहां इसने क्या कहा, x वर्ष में क्या कह रहा है ये अधिकतम, अधिकतम का मतलब आप समझ गए होंगे कितना
8 वर्ष। तो ये क्या कहता है, तो x का मान क्या होगा मेरे दोस्तों, आंसर क्या हो गया, 8 हो गया, क्योंकि अधिकतम तो 8 वर्षों का अंतर होता है। देखिए अगली अगर हम बात करें सवाल की, अगला जो सवाल है हमारा क्या कहता है, यदि x 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है, यानी x क्या है, x के बारे में कहता है x है क्या, वो कहता है कि 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या होती है। अब आपको मैं बता देता हूं, वैसे हर 4 साल में क्या करते हैं हम, लीप वर्ष करते हैं। अगर आपके सामने थोड़ी सी जानकारी मैं पेश करूं तो मैं कहूं कि प्रथम क्रमागत 100 वर्षों की बात कर लेते हैं। प्रथम क्रमागत 100 वर्षों की अगर हम बात करें तो इसमें साधारण वर्ष जो होगी आपकी, तो साधारण वर्ष जो है वो आएगी 76। अगर प्रथम क्रमागत मैं आपकी बात करूं, प्रथम क्रमागत 100 वर्षों की अगर हम बात करें, 100 वर्षों की अगर बात करें तो इसमें लीप वर्ष जो हैं आपके वो आते हैं 24 और टोटल कंप्लीट आपका 100 हो जाता है। अब सवाल की बात करो क्या कहता है, 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या। अब लीप वर्षों की संख्या 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। सवाल क्या पूछ रहा है, तो x माइनस 1 का मान क्या होगा, अरे भाई सीधी सी बात है, x का मान तो 24 है और उसमें से 1 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 23, यानी आपका आंसर हो गया 23। आप सोच भी नहीं सकते कि सवाल की लैंग्वेज ऐसे पूछी जा चुकी है पिछली एग्जाम में, तो फ्यूचर में क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है। देखिए दोस्तों आगे हम फिर से चर्चा करते हैं एक नए प्रश्न की, यदि प्रथम 100 वर्षों की अवधि, अब प्रथम 100 वर्षों की अवधि और इसमें ब्रैकेट में लिख रखा है सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, वैसे हम सब जानते हैं लेकिन फिर भी उसने बता दिया, कोई बात नहीं। क्या कहता है, P सामान्य वर्ष हैं, तो P का मान क्या होगा, अभी मैंने आपको पिछले सवाल में बताया है कि प्रथम क्रमागत अगर हम बात करें, प्रथम क्रमागत 100 वर्षों की अभी हमने बात की थी, तो इसमें आपके सामने मैंने लिखा था कि जो साधारण वर्ष होते हैं वो कितने होते हैं, 76, और प्रथम 100 वर्षों में क्रमागत इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर कई चीजें ऐसी है कि आगे जाकर वो गलती कर देती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। 100 वर्षों में अगर हम लीप वर्षों की बात करें, लीप वर्ष अगर मान लीजिए देखें इसमें लीप वर्ष, तो भैया ये होते हैं 24। अब सवाल क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है सामान्य, यानी सामान्य वर्ष का मतलब साधारण वर्ष, सामान्य वर्ष मतलब एक ही होता है। P सामान्य वर्ष है तो P का मान कितना है, इसका मतलब 76 है, और वो कहता है कि P का मान क्या हो सकता है, तो भाई P का मान तो 76 होगा ना। ये लीजिए आपका ये आंसर हो गया, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी पिछले एग्जाम में पूछा गया है और वही सामान्य परिचय से लिया गया है। कई लोग मेरे साथी कहते हैं कि सामान्य परिचय की क्या जरूरत है, ये तो सवाल तो अलग प्रकार के आते हैं। अरे भैया सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। कई बार क्या होता है, हम किसी चैप्टर की जड़ तक पहुंच जाते हैं, गहराई तक उसको पढ़ लेते हैं और उसके नाम से संबंधी कोई जानकारी हमको होती नहीं और सवाल वहीं से पूछ लिया जाता है। ये कई बार हो चुका है ऐसा। देखिए आगे अगले प्रश्न में देखिए, लगातार 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होती है। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं डिटेल से समझाता हूं आपको। देखिए आपके सामने अभी मैंने बताया कि प्रथम मैं अगर बात करूं क्रमागत, प्रथम क्रमागत वापस लिख रहा हूं मैं, और मैं यहां पर बात करूं पहले तो 100 वर्षों की बात करूं, तो 100 वर्षों की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें लीप वर्ष अगर हम देखें तो 24 होती है, और साधारण वर्ष अगर हम देखें साथियों अभी हमने पढ़ा था तो 76 होती है। प्रथम 100 वर्षों की बात कर रहा हूं मैं। अब पहले तो इनके विषम दिन निकालते हैं। देखिए एक साधारण वर्ष जो होता है ना वो 365 दिन का होता है। 365 में 7 का भाग देने के बाद में जो शेषफल बचता है, यानी दिनों की संख्या में 7 का भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उसको हम विषम दिन कहते हैं। अब एक साधारण वर्ष की अगर मैं बात करूं मोटे तौर पर, तो एक साधारण वर्ष का समय होता है 365 दिन का। इसमें हम 7 का भाग देंगे तो 7 पंजो 35, फिर 1 बच गया, 7 दूनी 14, शेषफल बच गया 1, यानी ये एक जो बचता है ये इसका विषम दिन हो गया। अगर हम साथियों लीप वर्ष की बात करें तो एक जो लीप वर्ष है वो टोटली अगर समय बात करें तो 366 दिन का होता है, और इसमें 7 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 2, यानी इसमें विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब डायरेक्ट 100 वर्षों की मैं बात करूं तो लीप वर्ष 24 है आपके सामने, एक लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं, तो 24 को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो इसके कितने दिन निकलेंगे, 48।
एक साधारण वर्ष की बात करें विषम दिन 1 होता है, तो 76 को हम 1 से गुणा करें तो कितने दिन निकलेंगे 76, दोनों का टोटल करेंगे तो 124 होगा। लेकिन विषम दिन कभी भी 7 से बड़ी संख्या नहीं होती, 7 से छोटी संख्या होती है। तो 124 में वापस से फिर हम 7 का भाग देंगे तो ये शेषफल निकलेगा 5। इसका मतलब आपका एक छोटा सा प्रश्न तैयार हो गया और इसके बारे में हम कह सकते हैं कि प्रथम क्रमागत 100 वर्षों में आपसे पूछे कि विषम दिन कितने होंगे तो आप क्या कहोगे 5 होंगे। प्रथम 100 वर्षों में 5 विषम दिन होंगे। साथियों ये तो हम बात कर रहे हैं प्रथम 100 वर्षों में विषम दिन 5 होते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूं यहां पर कि जैसे आपके सामने थोड़ी सी जानकारी मैं रख रहा हूं कि मैं कहूं कि प्रथम 100 वर्षों की मैंने बात की, प्रथम 100 वर्षों की बात की तो विषम दिन कितने होंगे 5 होंगे। फिर साथियों मैं आगे प्रथम या क्रमागत कह दीजिए इसको, अगर मान लीजिए डायरेक्ट मैं कहूं 200 वर्षों की बात करूं 200 वर्षों के, तो आप सोचिए 100 में 5 हो गए, अगली 100 में 5 हो गए और कितना हो जाएगा 200, तो यहां पर 200 हो गया। और 200 में 5 और 5 10 और 10 विषम दिन नहीं होता, अभी मैंने कहा था 7 का भाग देने के बाद जो शेषफल बचता वो होता है। तो इसका मतलब प्रथम 200 वर्षों में 5 दूनी 10, 10 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल 3 हो गया। साथियों अगर मैं आगे लिखूं आपके सामने प्रथम 300 वर्षों की बात करूं मैं, तो प्रथम 300 वर्षों की बात करेंगे तो 5 या 15, 15 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और प्रथम 400 वर्षों की अगर बात कर जाएं तो विषम दिन 0 होगा। कैसे होगा, अरे भैया अगली प्रथम वर्षों में 5 हो गया 100 वर्षों में, अगली जो 200 तक की वर्ष लगी यानी 5 उनके हो गए यानी 10, 10 में 7 का भाग देंगे शेषफल 3। अगली में देखेंगे लेकिन लास्ट के जो 100 वर्ष हैं उसमें विषम दिनों की संख्या 6 हो जाती है, इसलिए 21 होगा, 21 में 7 का भाग देंगे शेषफल 0। ये मैंने आपको मौखिक समझा दिया, लिखा नहीं है। तो आपके सामने है सवाल कि विषम दिनों की संख्या और किस में पूछी है उसने लगातार 400 वर्षों में, तो बताइए साथियों आंसर क्या बताओगे मेरे साथियों, ये आप आंसर कहोगे, ये आपका आंसर हो गया 0। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, ये लीजिए अगला प्रश्न है लगातार 100 वर्षों में 29 तारीखों की संख्या, ये भी समझा देते हैं हम आपको। अच्छा मुझे एक बात बताइए 29 तारीख क्या प्रत्येक महीने के अंदर होती है क्या प्रत्येक महीने में होती नहीं होती, कौन से में नहीं होती, आपने देखा होगा फरवरी का महीना साधारण वर्ष में 28 दिन में ही खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें 29 तारीख नहीं होती, तो किस में बाकी में तो होती है ना, बाकी में होती है। तो क्या मैं ये कहूं आपसे कि साधारण वर्ष के फरवरी को छोड़कर बाकी सभी महीनों में 29 तारीख होती है, तो इसका मतलब बाकी सभी में होती है तो 11 महीनों में होती है। तो इसका मतलब मैं ये कहूं कि एक जो साधारण वर्ष होता है उसमें 29 तारीखों की संख्या 11 होगी। कैसे बताया मैंने, अरे भैया 12 महीने होते हैं, एक फरवरी में नहीं होती तो 11 महीने में होती है इसलिए 11 हो गई। अगर लीप वर्ष की बात करें तो क्या इसके फरवरी में भी 29 तारीख होती है क्या, बिल्कुल होती है, वहां तो वो महत्वपूर्ण ही होती है, तो इसका मतलब यहां भी होती है। तो मैं कहूं कि आपका जो एक लीप वर्ष होता है साथियों इसके प्रत्येक महीने में 29 तारीख होती है, इसका मतलब यहां पर क्या होती है 12 होती है। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था प्रथम क्रमागत 100 वर्षों में, प्रथम क्रमागत कह दीजिए लगातार कह दीजिए 100 वर्षों में अभी अभी मैंने आपको बताया साधारण वर्ष कितने होते हैं साथियों 76 होते हैं। प्रथम क्रमागत 100 वर्षों में साथियों अभी अभी हमने लीप वर्ष की बात की थी, कितने होते हैं 24 होते हैं। तो अब आप साधारण वर्ष में 11 होती है तो इसको 11 से गुणा कर देंगे, लीप वर्ष में 12 होती है तो इसको 12 से गुणा कर देंगे और इन सब का टोटल करने पर आएगा 1124। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों यहां आपसे कभी भी अगर पूछे कि प्रथम लगातार 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी तो आप कह सकते हो कि 1124 बार आएगी। और इसी प्रश्न को अगर वो आपसे पूछे कि 400 वर्षों में कितनी बार आएगी तो ध्यान रखना 4497 ये 400 वर्षों का प्रश्न बनता है, अगर पूछे तो आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें वर्ष डॉट डॉट खालिस्तान छोड़ दिया का कैलेंडर वर्ष 2011 के समान था, यानी पीछे से आगे ले चलना है, इसको 11 तक चलना है, पीछे से आना है। अब आपको कुछ छोटी छोटी बातों की नॉलेज होनी चाहिए कि कभी भी कैलेंडर जो होता है वो समान कब होता है, एक जैसा कब होता है, वही तारीख को वही वार कब आता है उसी महीने में। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। वर्ष की संख्या में 4 का भाग देने पर अगर शेषफल 4 का भाग देने पर वर्ष की संख्या में शेषफल एक बचे तो समझ जाइए कि आपका जो कैलेंडर है वो लगभग 6 वर्ष बाद में रिपीट होगा।
अधिकांशतः होता है, हमेशा नहीं होता, अधिकांशतः होता है, लेकिन काम चल जाता है आपका। वर्ष की संख्या में 4 का भाग देने पर शेषफल 1 बचे तो कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। वर्ष की संख्या में 4 का भाग देने पर शेषफल 2 या 3 बचे तो कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। और वर्ष की संख्या में 4 का भाग देने पर शेषफल 0 बचे। अब शेषफल 0 बचेगा, इसका मतलब हो गया कि वो कैलेंडर लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि वैसे जिस वर्ष से स्टार्ट कर रहे हो उसमें 28 जोड़कर आगे पहुंच रहे हो, और आगे जो आने वाली वर्ष है वो 28 जोड़ने पर सम संख्या तो होगी, लेकिन अगर वो लीप वर्ष नहीं हुई, साधारण वर्ष बन गई, तो ऐसी कंडीशन में आपका कैलेंडर जो है वो 40 साल बाद रिपीट होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए इसकी चर्चा करते हैं, क्या कह रहा है सवाल। तो डॉट डॉट यहां पर दे दिया उसने, का कैलेंडर वर्ष 2011 के समान था। कौन सा था? तो 11 से समान कौन सा था ये आपको चेक करना है। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। पहले 2004 है, अब 4 में भाग देंगे हम, तो 4 में भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब लीप वर्ष है, और लीप वर्ष का कैलेंडर न्यूनतम वैसे अधिकांश से क्या होता है 28 साल बाद रिपीट होता है। इसका मतलब 4 में 28 जोड़ने पर 11 नहीं आएगा, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 8 भी क्या है, लीप वर्ष है, इसमें भी 28 जोड़ने पर 11 नहीं आएगा, ये भी गलत है। अच्छा 5 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा 1, और अगर शेषफल 1 बचे, लिख देता हूं इसको, वर्ष की संख्या में 4 का भाग देने पर शेषफल 1 बचे तो अधिकांशतः कैलेंडर या वर्ष 6 वर्ष बाद समान होता है। अब देखिए साहब, तो मैं इसमें ये कहूं कि 2000 अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं 5 में 6 जोड़ेंगे तो 2011 होता है कि नहीं होता। इसका मतलब अपना आंसर क्या हो गया 2005। आगे आपको कुछ भी जोड़ने की घटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 9 में अगर मान लीजिए आप 6 जोड़ोगे तो आपका 6 साल बाद रिपीट होगा, लेकिन 11 थोड़े ही प्राप्त होगा, तो ये गलत हो गया। अगला देखिए साथियों, अगले 2072 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। अब 2072 की बात करेंगे तो पहले तो 2072 को उठाएं और 4 का भाग दें, तो 4 का भाग पूर्णतः जाएगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष हो गया। और लीप वर्ष का कैलेंडर तो वैसे 28 साल बाद रिपीट होता है, तो आप इस 2072 में अगर 28 जोड़ोगे तो 72 जोड़ते ही ये संख्या आपकी हो जाएगी 2100, और 2100 जो है वो क्या हो गया साधारण वर्ष हो गया मेरे साथियों, जबकि ये लीप वर्ष था और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट होता है। यहां तो साधारण वर्ष हो गया, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें, इसका मतलब फिर इसमें आप जोड़ दीजिए कितना 40। अब 2072 में अगर आप 40 जोड़ोगे तो आपकी जो वर्ष की संख्या आएगी वो कितनी आएगी 2112, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2112 में ये आपका कैलेंडर जो है रिपीट होगा। सीधी सी बात है, 28 में 12 प्लस और कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40, तो आपका आंसर हो गया 2112 में ये कैलेंडर क्या होगा रिपीट होगा। अगला क्वेश्चन और देखते हैं साथियों, क्या कहता है वर्ष 2000 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। अब मैंने अभी बार बार बता रहा हूं मैं आपको कि भाई साहब पीछे की 2 संख्या में 4 का भाग देंगे, ये हो गई आपकी संख्या लीप वर्ष, और वैसे लीप वर्ष का कैलेंडर जो है आपका कितने वर्ष बाद रिपीट होता है 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। लेकिन आपके सामने 2020 है, उसमें 28 जोड़ दीजिए 2048 हो जाएगा। अब 48 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल आसपास ही नहीं है, इसमें 44 है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये 40 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों तो आपके आंसर नहीं है। तो फिर क्या करें, तो फिर तो 28 साल का वेट और करते हैं, और 28 साल का वेट और करेंगे तो इसका मतलब मैं कहूं कि लगभग 56 साल हो जाएगा। तो वैसे तो आंसर आपका 48 हो जाता, लेकिन ऑप्शन में नहीं, तो क्या करें, तो अगला आंसर आप इसमें 56 जोड़ दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2076, ये आपका आंसर हो गया। ये भी पिछली एग्जाम का ही प्रश्न है। साथियों लास्ट एक प्रश्न और पढ़ते हैं छोटा सा,
और इसमें देखिए क्या है, एक सामान्य जानकारी है, साधारण वर्ष के कौन से 3 महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि आपके कैलेंडर के अंदर वार की दृष्टि से, तारीखों की दृष्टि से कुछ महीने बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। ये कईयों को पता ही नहीं है। ये पता जब लगेगा ना, जब आप गहराई से एक एक विषय वस्तु को पढ़ोगे, कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करो, और ये आपके दैनिक जीवन में भी काम आता है। आपके जीवन में कैसे काम आता है, मान लीजिए अचानक से आपको किसी माह में किसी तारीख के वार की आवश्यकता पड़ गई और आपको कैलेंडर नहीं है, तो यहां पर अब हो, हर किसी आदमी को रीजनिंग थोड़ी आती कि हर कोई आदमी तुरंत सवाल का जवाब देगा। अब आपको अगर इन छोटी छोटी बातों का पता है, ये तो सामान्य जीवन में भी काम आ सकती है। आपको ये पता है कि इस महीने में और उस महीने में समानता है, तो आप डायरेक्ट उस महीने से तुलना करके आंसर बता सकते हो। तो जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने हैं जो वार की दृष्टि से समान होंगे, तो साथियों ये यहां पर बात कर रहा है वो केवल साधारण वर्ष की। तो मैं आपको बता देता हूं साधारण वर्ष में थोड़ी सी जानकारी मैं आपके लिए लीजिए लिख देता हूं यहां पर साथियों। साधारण वर्ष के अंदर सबसे पहले जनवरी की हम बात करें तो जनवरी, और इसके बाद हम कब बात करें साथियों, यहां पर जनवरी के बाद में अगला महीना, तो जनवरी का जो जोड़ा बनता है या समान होता है वो होता है अक्टूबर का महीना होता है। इसके बाद में साथियों फरवरी की बात करें तो फरवरी के जो समान महीना होता है वो मार्च होता है, और इनके साथ में 1 नवंबर का महीना भी होता है। साथियों आगे अगर हम बात करें मार्च की और ये नवंबर की, तो ये दोनों भी समान होते हैं। इसके बाद में साथियों बात करें अप्रैल और जुलाई, ये दोनों भी समान होते हैं। इसके बाद में आगे हम बात करें सितंबर और दिसंबर, ये यहाँ पर ये भी समान होते हैं। और ये महीने तो आपके साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों ही समान होते हैं, दोनों ही जगह समान होते हैं, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि ये साधारण वर्ष में महीनों के जोड़े बनते हैं। अब आपके ऑप्शन चेक कर लीजिए, जनवरी अप्रैल जुलाई नहीं होगा, ये पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। फरवरी मार्च नवंबर बिल्कुल करेक्ट है। जनवरी के साथ अक्टूबर आता है लेकिन नवंबर नहीं आ सकता। फरवरी के साथ ये नवंबर आता है लेकिन मई नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन। तो ये थी हमारे कुछ छोटे छोटे प्रश्नों की चर्चा। ऐसे ही नई नई जानकारी से अपडेट होकर अच्छे प्रश्न जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं उनको पढ़ने के लिए आप लगातार अपने चैनल पे बने रहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि हर क्लास के अंदर आपको कुछ न कुछ नई जानकारी दूं। साथियों दुनिया से हटकर अगर कुछ पढ़ोगे, अपनी नॉलेज बढ़ाओगे, इस तरह से पढ़िए कि आपकी नॉलेज एक परफेक्ट आपको बना दे, और परफेक्ट जैसे जैसे होते जाओगे आप, आपकी एग्जाम अपने आप पास होती जाएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करें अगली क्लास का। धन्यवाद।